नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमीज़ में दीपक सर आप सबके बीच में। आप लोगों को बता के खुशी होगा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेट में अच्छा रिज़ल्ट लाया है, ठीक है, जिसके कारण उन लोगों का आगे शिक्षक भर्ती जब भी निकलेगा उसके लिए एक रास्ता बन गया है। अब ये सरकार की नीति पे निर्भर करता है कि वो शिक्षक भर्ती कब करा रहे हैं, क्योंकि साइंस है भर्ती के बारे में कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है, जिसने अभी टेट को क्वालिफाई किया है, वो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि केवल यहीं पे खुश मत रहें। टेट का एक जो सर्टिफिकेट मिला है ये क्या है, सिर्फ आपके हाथ में एक आपकी एलिजिबिलिटी को बताती है। अब आप लग जाएं, एटी के लिए करेंगे तो या टीचर के लिए या असिस्टेंट टीचर के लिए आप इसके प्रिपरेशन में लग जाएं, बैठे मत। आराम तभी करें जब आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपके हाथों में होगा। अभी आपने सिर्फ टेट निकाला है तो आप उतना खुश मत होइए, ठीक है। अभी आप तुरंत क्या करें, एटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये है कि जो भी तैयारी है थोड़ा मन लगा के करें, क्योंकि मैं खुद पीएससी में 140वां रैंक ला चुका हूँ 2022 में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम पे। हालांकि पोस्ट कम था तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और वैसे भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, और बाकी टाइम को मैं कोचिंग में लगाता हूँ। आप रिज़ल्ट भी पीएससी के साइट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है, तो उन सबके अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। और छोटे मोटे जो रेलवे के एग्ज़ाम मैंने निकाला, अभी वर्तमान में रेलवे में पदस्थ हूँ। ग्रुप डी, ग्रुप सी मैंने निकाला, एजी निकाला, असिस्टेंट ग्रेड 3, या फिर 140वां रैंक, या छोटा मोटा एग्ज़ाम एसएससी भी मैंने निकाला है। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक अनुभव के बेस पे डिपेंड करता है, और उसी बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि समय को बर्बाद आप ना करें। कुछ बच्चों के रिज़ल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको क्या है हम मोटिवेट कर सकें, इसीलिए इस रिज़ल्ट को यहाँ पे हम रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, थलेश कुमार। फिर उसके बाद और आगे आप जाएंगे, फिर उनका दोनों पेपर क्लियर है, ठीक है, टेट में। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, हितेश, इसका भी एलिजिबल है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका कुछ अंकों से कटा भी है ना। ये आपका योगेश कुमार, इसका भी एलिजिबल है, 105 मार्क्स के साथ में अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये चीज़ें क्या है, आप लोगों को मोटिवेशन देती है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना ये सब चीज़ें तो वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप डेली देखते हो, है ना। ये स्वप्निल मैम का एकदम किनारे जा कर के चुक गया, बस 1-1.5 नंबर यहाँ पे इनका कट गया, बट ये मेरे स्टूडेंट है और मुझे खुशी होती है कि इन्होंने इतना अच्छा नंबर लाया। जनरल कैटेगरी से उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 1 से 1.5 नंबर अगर कम नहीं होता तो ये क्वालिफाई हो जाती, बट कोई बात नहीं। मैं इन बच्चों को यही कहूँगा कि वो यहाँ पे ना रुकें, वो आगे फिर तैयारी पे लगे रहें, ठीक है। इसके पहले टीचर भर्ती में भी कुछ मेरे स्टूडेंट थे, इनके रैंक भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल रैंक 648, इतने सारे शिक्षक भर्ती हुआ उसमें हुआ था, ठीक है। इनका देख सकते हो 946 ओवरऑल रैंक यहाँ पे टीचर भर्ती में। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा, 946 दिख रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि इनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है, ये सोचना है कि हमारा भी एक दिन होगा, ठीक है। इनको देख लो, वैभव का यहाँ पे 6592, ये सब ओवरऑल रैंक है। और D.Ed B.Ed हाँ भाई, जो कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से करें, ये नहीं कि कर रहे हो तो टाइम पास, परसेंटेज कम आएगा, ये सब कभी भी कुछ भी नियम और कायदा लग सकता है। इतने परसेंट वाले अयोग्य हैं, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा अच्छे से शिद्दत से करें, है ना। ये निशी का भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये सब क्या है मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट है, और मुझे खुशी भी होती है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है विभिन्न एग्ज़ाम में, और आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से एफ़र्ट देना पड़ेगा। खाली बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा, तो आप अपने तरफ से क्या करें, अपना एफ़र्ट देते रहें, ठीक है। और कभी भी हो, याद रखेंगे, आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ है, आपका मेहनत। जितना अच्छा हो सके मेहनत आप करें। मेहनत अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल है, 250 से ज़्यादा सेलेक्टेड अभी तक बच्चे हो गए हैं, जिसमें टीचर भर्ती के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी भर्ती हुए हैं उसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। रेलवे में ग्रुप डी में भी बहुत सारे बच्चे हमारे गए हैं, और हाँ, अभी सामने रेलवे का भर्ती आया हुआ है NTPC का, तो जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट आया हुआ है उस कैटेगरी के एग्ज़ाम को नॉन टेक्निकल पॉपुलर
कैटेगरी के एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए भी पेड कोर्स हमारे पास है। यूँ तो मैं खुद CGPSC में 140वां रैंक लाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा मेरा प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगा। माधव पहल एकेडमी अभी मैं चलाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस पे हूँ। ऑनलाइन आपको घर में बैठ के स्टडी करना है, कहीं रूम किराया लेने का, कहीं क्लास आने का ज़रूरत नहीं है। 24/7 आप पढ़ाई कर सकते हो। और हम जो नोट्स देंगे उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 7-8 किताबों का नोट्स को क्या किया गया है, मर्ज करके बनाया गया है। आप 8 किताबों को पढ़ के रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन 8 किताबों के डाटा को एक में अगर डाल दें तब आप रिवीजन अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा अभी तक मेरा 9, ये पिछले साल के हिसाब से मैं यहाँ पे 9 ईयर टीचिंग लिखा था, अभी 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। स्टेट रैंक 140 मैंने असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम पे लाया है। और सारे एग्ज़ाम को मिला करके देख लीजिए, 6 PSC मेंस, 11th एग्ज़ाम क्रैक, AG3 AD असिस्टेंट डायरेक्टर में भी हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू में उसमें आया था, इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ। RRB ग्रुप DC और D दोनों निकला हुआ है। पटवारी में भी उस समय पटवारी के लिए कंप्यूटर इस टाइप की चीज़ों का बहुत हल्ला होता था लोगों में, है ना। तो इस बात को भी याद रखना। इसमें भी अच्छा मतलब रैंक लाया था पहले से, चूँकि मैं रेलवे में था तो मैं कहीं जाता नहीं था। और अभी भी मैं रेलवे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने अच्छी जगह पे हूँ। और छोड़ूंगा तभी छोड़ूंगा जब प्रशासन में मेरा सिलेक्शन होगा, तभी छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इंटरव्यू भी एक बार दिया है। SSC CGL का मेंस मैंने एग्ज़ाम दिलाया है, हालांकि CGL का मेंस मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक, लेकिन मैंने दिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। तो एक छोटी सी मेरी ये प्रोफाइल आपने देखी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, चीज़ों को कैसे आपको डील करना है। जब बात डील करने की आती है तो चीज़ों को डील करने आपको सीखना होगा। मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर से ना पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ें, एनालिटिकल फॉर्म में स्टडी करें। अगर आप चीज़ों को एनालिटिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं तो इसकी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप एक अच्छा सिलेक्शन ले पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा तो यहाँ पे मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे किसी चीज़ को पढ़ें। याद रखेंगे, केवल अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ अलग सिलेबस उसमें नहीं है। ये है कि PSC एक एनालिटिकल व्यू में फोकस कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे उसको डील करना है। मैं पढ़ा के भी अभी आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आपको मैं कहूँ कि संविधान की मूल विशेषता बताइए, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, कुछ सोचोगे, डेट वेट फैक्ट याद करोगे। ठीक, लेकिन केवल डेट और फैक्ट से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो स्टडी का जो ग्राफ है उस ग्राफ को दोनों तरीके से रेडी करके रखना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है, अगर आपके फैक्ट में ऐसे जा रहे हैं और एनालिटिकल में ऐसे स्लो में डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो ये फंडामेंटली दिस इज़ नॉट राइट। तो आपको कैसा करना पड़ेगा, अपने ग्राफ को आपको मजबूत करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझना पड़ेगा। आपका ग्राफ कैसे हो PSC का, यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, अगर आप फैक्ट को लेके चल रहे हैं कि फैक्ट मेरी मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपको मेंस भी टारगेट करना है, मेंस निकालना है, तो आपका ग्राफ ऐसी हो कि आप किसी भी स्थिति में, है ना, आप मेंस के एनालिटिकल कॉन्सेप्ट को, एनालिटिकल फॉर्म को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपको मेंस को अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फैक्ट वाला आपका पोर्शन है, मान लो शुरू में कम फैक्ट दिमाग में आ रहा है, फिर धीरे से थोड़ा ज़्यादा फैक्ट, फिर धीरे से ज़्यादा फैक्ट, तो केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा और आपको एनालिटिकल भी होना पड़ेगा। मतलब आप हल्के से भी फैक्ट रखे हो, प्री का कोई माई बाप नहीं केवल फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कई बार प्री में क्या होता है, एनालिटिकल बेस क्वेश्चन आता है और ये मेंस में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब है, आपको प्री के लिए रेडी कैसा होना है, तो फैक्ट भी हो प्लस एनालिटिकल कॉन्सेप्ट में भी आपको F+A के बेसिस पे प्री के लिए रेडी होना है। और यही प्री क्या होगा, आगे आपको मेंस में लेके जाएगा। तब यहाँ पे फैक्ट भी आपका काम आएगा और तब आपका एनालिटिकल कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में आप देखते हैं, आप जानते हैं। लेकिन उस आज़ादी के समय पे जब कैबिनेट मिशन इत्यादि यहाँ पे आया तो उन्होंने मूल संविधान बनाने इत्यादि के ऊपर फोकस किया।
तो संविधान जब बनाया तो उसकी कुछ विशेषताओं को निर्धारित किया। तो देखो एनालिटिकल क्या चीज़ होता है, सबसे पहले तो आपको विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि ये विशेषता कैसे निर्धारित हो और कैसे बनता है ना। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं तो आपसे क्या होगा, गलतियां होना लाजमी है, आपसे मिस्टेक होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कह दिया जाता है कि संविधान की विशेषता बताइए, जो संविधान है उसकी विशेषताएं को आपको क्या करना है, बताना है। तो ये अपन किसके बारे में बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषता को बता रहे हैं। तो कैसे बताएंगे, केवल फैक्ट से काम नहीं चला जाए। आपने तो जान लिया कि भाई 26 जनवरी को ये हुआ वो हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को भाई इसको अपन ने रेडी करके स्वीकृत कर लिया, अपन को पूरा पता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा भाई, आपको मेंस भी तो लेके चलना है। तो आप देखिए कि संविधान की विशेषता क्या है। संविधान की विशेषता में जैसे कि हमको पता है कि भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है और एक निर्मित संविधान है, अर्थात भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हवाबाजी में नहीं है, इसका एक लिखित प्रमाण है। आप लिखित मतलब आपको कहीं भी जाइए आपको इसकी जानकारी मिल जाएगा। और इसे संविधान जो सभा थी उस सभा के द्वारा क्या हुआ, बनाया गया है। जबकि आप याद रखेंगे अमेरिका का जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि ब्रिटेन ने हम पे गवर्नर किया, हम पे शासन किया, हम पे गवर्न करके वो चले भी गए, लेकिन भारत का संविधान लिखित है और इसको संविधान सभा ने बनाया। ये भी याद रखना पूरे विश्व में इसे सबसे ज़्यादा व्यापक अवधारणा के साथ में देखा जाता है, सबसे बड़ा व्यापक संविधान माना जाता है। क्योंकि अभी तक कई जगह देखना छोटा सा संविधान तो है, अमेरिका में एकदम छोटा सा संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान कितना व्यापक है। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 4 परिशिष्ट में बटा हुआ है। प्रारंभ में 12 अनुसूची नहीं था, 22 भाग नहीं था, मतलब 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था, लेकिन 8 ही अनुसूचियाँ था। फिर धीरे 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 उसको बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ, मतलब इतना व्यापक 22 भागों में तोड़ना। 395 मूल अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे अनुच्छेदों को जोड़ूंगा तो वो तो 444 के भी ऊपर है, अभी लेटेस्ट में आप गूगल कर लेना। लेकिन मूल जो अनुच्छेद है 395, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और हमारे संविधान के प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का उपयोग हुआ है। जैसे बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की यहाँ पे विशेषता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थात हम पूरी तरीके से आंतरिक रूप से और वैदेशिक रूप से, मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं, संपूर्ण प्रभुत्व है हमारा। किसी के, हम कहना चाहिए कि हम किसी के इशारे में नहीं सरकार चला रहे हैं। हमारी प्रभु सत्ता क्या है, जनता में निहित है और जिसका प्रयोग सरकार करती है, इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, मतलब लोकतंत्र, जनता का बनाया हुआ एक तंत्र जिसको कहते हैं प्रभु सत्ता किसके हाथ में है, जनता के हाथ में, जिसका संचालन प्रयोग सरकार करती है। लोकतंत्र में सत्ता जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता है बच्चों। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, पावर ऑफ अथॉरिटी देते हैं। ठीक, और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, कौन होता है हमारे यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष, हमारे यहाँ गणराज्य की व्यवस्था है। तो गणराज्य में क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित या इलेक्टेड होगा। तो निर्वाचित मतलब राष्ट्रपति की विशेषता भी हमारे देखने को मिलती है कि इसका क्या होगा, निर्वाचन होगा। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो गणराज्य ऐसा नहीं है कि जैसे आप ब्रिटेन वगैरह में देखते हो तो महारानी महाराजा शासन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे गए हैं वो सभी लोकसभा राज्यसभा के मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। मतलब आपकी तैयारी एनालिटिकल व्यू में होनी चाहिए। प्लस हमारा भारत का देश कैसा है, तो समाजवादी राज्य की बात करता है। कैसी, तो आपका राज्य कैसा हो बच्चों, समाजवादी हो। अर्थात इसका जो लक्ष्य है हमको कहाँ देखने को मिलता है, सबको लेके चलना। समाजवाद का सिद्धांत जो होता है 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में डाला गया, पहले नहीं था।
लेकिन प्रस्तावना में इसको 42वें संविधान संशोधन, तो यहाँ पे लिख दो 42वां संविधान संशोधन, है ना। इसमें फिर इसको प्रस्तावना या प्रीएम्बल में क्या किया, शामिल किया गया। और 4-2-6 होता है तो इसको 1976 ऐसा करके याद रखना, 1976 में इसको 42वां संविधान संशोधन करके डाला गया समाजवादी शब्द को। उसी तरीके से आता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धरना समझना, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष की भी हमारे संविधान में क्या है, गुण है, विशेषता है। ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या समझते हो बच्चों? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो भारत है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना किसी दूसरे धर्म को डोमिनेट करता है। तो यही कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ना हम धर्म विरोधी हैं, ना किसी एक धर्म को हमें बढ़ावा देना है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में इसे डाला गया। अच्छा, कई जगह पंथ निरपेक्ष शब्द आता है ना, तो वो भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी यही है ना, सन्मार्ग के रास्ते में लेके जाना। धर्म और पंथ, जैसे हिंदू क्या है, एक धर्म है ना, लेकिन जैसे ही बौद्ध जन इत्यादि जो चीज़ें आते हैं पंथ में आ जाता है, भाई अच्छे रास्ते में जाने वाला, सन्मार्ग में। तो वही चीज़ है, इसको भी किसके द्वारा डाला गया, तो 42वां संविधान संशोधन। तो ये संविधान की विशेषता है, कोई एक धर्म को हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। वैसे ही संविधान में कठोरता, नम्य और अनम्य बोलते हैं, मतलब कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण देखने को मिलता है। कैसा मिलता है? कठोरता और लचीला, है ना। हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है। जैसे कि बात आती है कुछ विषय के मामले में अगर संविधान संशोधन करना है तो सरल सामान्य बहुमत के द्वारा आप कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, लचीलेपन का गुण हो गया संविधान में। सिर्फ बहुमत दे दो और उसको संविधान में संशोधन कर लो। लेकिन कुछ ऐसे मैटर आ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, कुछ ऐसा विशेष विषय आ जाता है जो जटिल होता है, तो उसके लिए विशेष बहुमत के द्वारा आप उसे क्या कर सकते हो, संविधान के इस पावर के द्वारा उसे लागू कर सकते हो। प्लस राज्यों की भी सहमति होती है। तो ये सब क्या है, ये सारे संशोधन जो हैं ये कठोरता और लचीलेपन का उदाहरण होता है। और संविधान में किसकी गुण होती है, तो एकात्म गुण युक्त। अगर मान लो राज्यों का भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। कहने का मतलब ये है राज्यों का विभिन्न राज्यों से मिल करके आप क्या है, आप छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ में या फिर जालंधर में या नेपाल कोई भी नगर में या मध्य प्रदेश में नहीं रहते हो, आप भारत में रहते हो, क्योंकि इन्हीं राज्यों का संघ से मिलकर भारत बना है। तो इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य का विनाश हो जाएगा, राज्य को तोड़ दिया जाएगा, 4 राज्य बना दिया जाएगा, उसके सीमा को घटा दिया जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन संघ को नहीं तोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब एकात्म का गुण, एकता का गुण, अनेक हो के भी हम एक हैं, एकात्म, एक आत्मा जो राष्ट्र के सुदृढ़ता के लिए जरूरी है। तो मान लो आपातकाल आ गया तो एकात्म का भी सिद्धांत हमको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही इमरजेंसी आया तो आपातकाल के समय यहाँ पे क्या होगा, आपातकाल के लिए विशेष नियम इत्यादि हमारे पास में होते हैं। आपातकाल जैसे आया तो पूरा भारत जो है एकात्म की अवधारणा पे चलता है। प्लस संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है बच्चों, हमारे भारत की शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से शासन होता है। शासन का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। इनके शक्तियों को प्रयोग वास्तविक रूप से कौन करता है बच्चों, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाता है बच्चों। और जो व्यवस्थापिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो कोई निश्चित नहीं होता, ठीक। तो ये सब संसदीय शासन प्रणाली है। मान लो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए चुने गए, जरूरी थोड़ी वो 5 वर्ष चला पाएगा, कई सत्ताएं गिरी भी है
है ना। एक मजबूत पक्ष या विपक्ष के अभाव में आपने देखा होगा देश का शासन कमज़ोर हो जाता है बच्चों। तो यही है संसदीय शासन, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, हमारे संविधान की कितनी बड़ी खूबसूरती है। मौलिक अधिकार, आपको कुछ बेसिक मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आप देखेंगे। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया बच्चों। साथ ही साथ में जब बात मूल कर्तव्य की आती है, अब लिखने के लिए तो जगह नहीं है, इसीलिए कहता हूँ केवल रटने पे फोकस ना करो, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। अभी तक मैंने जितने भी 11 छोटा मोटा एग्जाम मैंने निकाला, 6 पीएससी मेंस लिखा, पीएससी में 140वां रैंक मैंने लाया, एसएससी सीजीएल का मेंस लिखा, मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, लिखा, लेकिन नेट में यूजीसी नेट में 0.4 से मैं कटा था। ठीक है, एक ही अटेम्प्ट दिया हूँ, उसके बाद से मैं दिया नहीं हूँ। और छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाला, इंटरव्यू तक पहुँचा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है आपके सोचने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। आज राज्य के सैकड़ों युवाओं को मैं पढ़ा रहा हूँ और आप देख रहे हैं लाइव मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ये संविधान की मूल विशेषता को इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। केवल रटो मत, रटाफिकेशन जो है डजन वर्क, मतलब आपको फैक्ट तो चाहिए ताकि आप उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े जमा सको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए। इसीलिए मैं जो पैड क्लासेस देता हूँ फंडामेंटल मतलब कॉन्सेप्ट पे बेसिस होता है। सरल क्वेश्चन गलत मत हो, भले कठिन क्वेश्चन को तुम छोड़ दो, बहुत ये मुझे चलेगा, लेकिन तुम सरल क्वेश्चन को ही बिगाड़ दोगे और कठिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो भी बिगड़ेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जितने लोगों को मैंने सिलेक्शन अभी तक दिलाया 250 से ज़्यादा बच्चों का, कई बड़े बड़े कोचिंग वाले बोलते हैं कि 5000 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, 6000 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, वो उतना तो हम नहीं बोल पाएंगे, जितना हुआ है उतना बता रहे हैं। सब छोटे मोटे एग्ज़ाम को, रेलवे में खुद हूँ तो रेलवे की स्पेशली क्लासेस में कराता हूँ, ग्रुप सी ग्रुप डी की, CD मैंने खुद निकाला है। तो वो सब चीज़ों के एग्ज़ाम पे अभी सामने वैकेंसी आई है NTPC का, तो वो क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। स्पेशली जो मेरा मेन मजबूत जो कोर्स है वो है CGPSC और CG व्यापम, क्योंकि PSC में खुद 6 मेंस लिख चुका हूँ, 140वां रैंक उठा चुका हूँ। आप PSC की साइट्स में जाके देख सकते हैं, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से तोड़ना है कि मूल कर्तव्य की जब बात आती है, ये भी 42वें संविधान संशोधन से शामिल हुआ। मूल कर्तव्य अभी कितने हैं? 9 हैं, 10 है, 11 हैं, कितने हैं? मूल कर्तव्यों की संख्या बच्चों अभी वर्तमान में 11 है, पहले 10 था। ठीक, चेक कर लेना, अपडेट कर लेना। सबसे मिस्टेक हो सकता है, आपसे भी, मुझसे भी, किसी से भी, और अपडेट करके इसको करेक्शन करके चलना। मूल कर्तव्य हम कहाँ से लिए? मूल कर्तव्य के बारे में आप कोई बता सकते हो? किसी के दिमाग में है? तो मूल कर्तव्य मुख्यतः हम रूस से लिए हैं। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार को हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। उसी तरीके से ठीक वैसे संविधान की दूसरी विशेषता में आती है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। नीति निर्देशक तत्व मतलब पॉलिसी डायरेक्टिंग जो प्रिंसिपल होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमें नीति निर्देशक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा याद रखना कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी है, और आयरलैंड से इसको हम लोग धारण किए है ना। आप मुझे बताएंगे कि भारत के संविधान में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो आयरलैंड से आई हुई लेडीज़ का क्या नाम था, जिसका कांग्रेस में विशेष योगदान है? अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। फिर धीरे से, जब अब क्लास एकदम लंबा हो रहा है, बस आपको समझाना यही चाहता हूँ, केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा और केवल एनालिटिकल होने के बेसिस पे काम नहीं चलेगा। आपको दोनों तरीके से तैयारी रखनी पड़ेगी। प्रीलिम्स और व्यापम कभी एकदम फैक्ट पूछता है, तो कई बार एकदम एनालिटिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछता है। ठीक है, तो जितना चीज़ मैंने वीडियो में बताया, टेट का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मेरे टीचर्स में भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। राज्य के सैकड़ों युवाओं को मैंने क्लास दिया है और अभी भी दे रहा हूँ, और वो सेलेक्ट भी हुए हैं। अगर मेरे प्रयास से किसी एक को भी लाभ होता है तो मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे ही संविधान की और बहुत सारी विशेषता है, जैसे सामाजिक समता पे हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उनके लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें और आपस में समन्वय स्थापित कर सकें। एक राष्ट्रभाषा का हम लोग क्या करते हैं? प्रावधान करते हैं कि हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए? राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, बोलते हैं ना।
आप मुझे बताएंगे क्या हमारा वाकई में कोई मातृभाषा है या हमारा कोई राष्ट्रभाषा है? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब राजभाषा आयोग मैं आपको पढ़ाऊंगा यहीं पे सब बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। राजभाषा आयोग जब बताऊंगा 1953 पे उस समय और क्या हुआ, 1956 पे क्या हुआ, हिंदी के लिए कितना आंदोलन हुआ, दक्षिण भारत में अपने आप को आग से जला दिया गया, पोट्टी श्री रामाचालू के बारे में बताऊंगा, फजल अली आयोग की अध्यक्षता के बारे में बताऊंगा, तब आप बेहतर तरीके से समझेंगे। और वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे पास है, 18 वर्ष के जो नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ये सब संविधान की खूबसूरती है। 61वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है कि वयस्क मताधिकार 18 साल के बच्चे दे सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रावधान है, उनके हितों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC OBC इसके लिए 330 से 342वां अनुच्छेद में। आपात का प्रबंध भी हमारे पास में है। आपातकाल में हमने जर्मनी से उसे धारण किया कि कैसे कैसे हम लोग उसको चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करें, पढ़ें, समझें। किसी भी प्रकार की क्लास के लिए आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जा करके अपने बारे में आप वहाँ पे लिखें कि आपको इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, या तो आप सीधा सीधा लिंक में जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपना क्लास को परचेज़ करें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैं रेलवे की ड्यूटी करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए, 8 घंटे की कोचिंग देते हुए और उसके बाद भी पढ़ के बच्चों को पढ़ा लेता हूं, तो आप कृपया बहाना ना मारें। और ये सही चीज़ भी आपके भविष्य के लिए नहीं है। जब मैं इतना मेहनत करके कर लेता हूं, आज भी मैं खाली नहीं बैठा हूं, तो आपको भी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। फिर से अच्छे से तैयारी करें आप।